Hello and welcome everyone. Welcome to MD classes. In this video, we will discuss about chapter 2 of class 9th history, socialism in Europe and the Russian Revolution. तो स्टूडेंट नेम से आपको अगर समझना चाहोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम यूरोप के सोशलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जो चैप्टर का नेम है थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। रशियन रिवॉल्यूशन की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में और लास्ट में हम इसका देखेंगे कि रशियन में जो रिवॉल्यूशन हुए उसका इम्पैक्ट कैसे पूरे यूरोप में पड़ा। रशियन रिवॉल्यूशन सोशलिज्म के लिए किया गया और लास्ट तक सोशलिज्म की फीलिंग थी वो पूरे यूरोप में महसूस की गई। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ सोशल चेंज। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. तो आप प्रीवियस चैप्टर में इस बात को पढ़ चुके हो कि क्या फ्रीडम के पावरफुल आइडियाज़ थे, इक्वल के क्या क्या आइडियाज़ थे जो पूरे यूरोप में फैले हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे बात की जा रही थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या इम्पैक्ट थे, अलग अलग जगहों पे बातें डिस्कस की जा रही थी पूरे वर्ल्ड में। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो पॉसिबिलिटी थी कि अब सोसाइटी में नए चेंज आने थे, इन चीज़ों को वो नया रास्ता ओपन कर चुका था। अब लोग एक नए चेंज की तरफ आगे बढ़ने की बातें कर रहे थे। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and the church which controlled the economic and social power. और आप प्रीवियस चैप्टर में ये भी डिस्कस कर चुके हो कि 18th सेंचुरी के पहले की जो कंडीशन थी वहाँ पे जो सोसाइटी थी 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जिसे हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट के नेम से जानते हैं, जहाँ पे नोबल्स, क्लेरिजी, रिच पर्सन और थर्ड ग्रुप में आपके जो पीजेंट्स या फिर वर्कर्स थे वो आते थे। और उस टाइम में सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो हायर क्लासेस थे, एरिस्टोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो चर्च के रूलर थे वो क्या करते थे, इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल किया करते थे। मतलब ओवरऑल जो रशियन का, यूरोप का बोल सकते हैं जो पावर था वो अपर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंडर में रहता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के अंडर में। थर्ड क्लास को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, ना उनको कोई राइट्स प्रोवाइड किए जाते थे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड रशिया, न्यू आइडियाज अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से बहुत सारे पार्ट्स में यूरोप के और एशिया के भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंडिविजुअल राइट्स के बारे में डिस्कस किया जाने लगा था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था जिसमें लोगों के राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। एंड हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस। और ये जो नए पावर आते हैं उसको कौन डिस्कस करेगा। अब तक ये सारे पावर जो चर्च या फिर हायर क्लासेस थे वो रूल करते थे, लेकिन इसके बाद डिस्कस किया जाने लगा अगर इंडिविजुअल पावर मिलेगा तो वो उसको कौन कंट्रोल करेगा। इन इंडिया की अगर बात करोगे तो राजा राम मोहन राय, अ वेल नोन पर्सन फॉर द चेंज रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इंडिया के केस में आप देखोगे तो राजा राम मोहन राय और साथ में डॉर्जियो टॉक्ड अबाउट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मेनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। इंडिया में राजा राम मोहन राय और डॉर्जियो क्या कर रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। साथ में अलग अलग जगहों पे इस बातों पे भी डिस्कस की जा रही थी कि रिवॉल्यूशन के बाद की जो कंडीशन थी यूरोप में उसकी डिस्कशन किया जा रहा था, डिबेट्स किए जा रहे थे, कई लोग उसके फेवर में, कई लोग अगेंस्ट में, जो भी जिसके ओपिनियंस थे उन बातों को अपने अपने ओपिनियंस लोग रख रहे थे पूरे यूरोप में एज वेल एज इंडिया और एशिया में भी। The developments in the colonies in turn reshaped the idea of the societal change। और जो डेवलपमेंट्स थी कॉलोनीज में इसने क्या किया
इन आइडियाज को एक नया रिसेप दिया जिससे हमारा सोशल चेंज सामने वाला था। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में सभी लोग इस चेंज को नहीं चाहते थे। यूरोप में जो भी अलग अलग ग्रुप्स बने, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की जो टाइम थी, अलग अलग लोग इस सभी लोग, कुछ लोग चेंज चाहते थे, कुछ लोग चेंज नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो कहते थे चेंज तो होना चाहिए, चेंज बहुत आवश्यक है, लेकिन वो चाहते थे ये चेंज धीरे धीरे हो, सडनली चेंज ना हो। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। और कुछ लोग चाहते थे कि सोसाइटी को बहुत तेज़ी से चेंज कर दिया जाए, सडनली चेंज कर दिया जाए। सम कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स। तो जो चाहते थे कि चेंज हो लेकिन धीरे धीरे चेंज हो, उसको हम कंजर्वेटिव्स बुलाते थे। और जो चाहते थे कि सडनली पूरा सोसाइटी चेंज जाए, उनमें हम रखेंगे लिबरल्स और रेडिकल्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जरूरी स्टूडेंट, ये तीनों ग्रुप कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, तीनों लोग चेंज चाहते थे, बस इनकी थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंस था। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। और इन सभी लोगों की बातों में जो डिफरेंस था, जो असली मतलब था, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल सकता था। व्हाट सेपरेटेड दी स्ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। अब इन अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल ग्रुप्स को किन बातों ने अलग किया और किन बातों पे वो एक साथ आए। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम। यहाँ पे हमको एक याद देना रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सभी जो वर्ड हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इन सभी लोगों की जो बातें हैं वो टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। वी लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। और हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी में, एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस चेंज। और जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे उन्होंने कैसे सोसाइटी को चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और हम इस बात पे भी फोकस करेंगे कि क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स आए जिसने क्या किया, जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, एक कोशिश की गई, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape the society in 20th century। तो जैसा चैप्टर के नेम में हमने बताया, रशियन रिवॉल्यूशन से पूरे यूरोप में सोशलिज्म की एक नई इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल थिंकिंग जनरेट की गई। तो वही लाइन से इस लाइन में बता रहा है कि रशियन रिवॉल्यूशन से सोशलिज्म पूरे यूरोप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल आइडिया बन गई, जो सोसाइटी के नए चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली थी। और ये कब की बात हम करेंगे, 20th सेंचुरी में। मीन्स 19th सेंचुरी में जो पूरा रिवॉल्यूशन का पीरियड चलेगा पूरे यूरोप में, उन पूरे रशिया में, वो इस चैप्टर में आप डिस्कस करोगे। और लास्ट का एक टॉपिक है, वो बताएगा आपको कैसे वर्ल्ड के अलग पार्ट्स पे इसका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक नंबर 5। लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 1.1, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा लिबरल्स क्या कहते थे, रेडिकल्स क्या कहते थे और कंजर्वेटिव्स क्या थे। नॉर्मली आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स एंड हु आर द कंजर्वेटिव्स। तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज द सोसाइटी वर लिबरल्स। एक और ग्रुप जो चाहते थे सोसाइटी को चेंज करना, वो क्या थे, लिबरल्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों लोग चेंज चाहते थे, जैसा कि प्रीवियस पैराग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजियस। लिबरल्स ऐसे पर्सन होते थे जो सभी रिलीजियस को सहन करा जाते थे। मीन्स वो कहते थे कि सभी किसी भी रिलीजन्स को आओ, पीसफुली रहिए और अपनी सोसाइटी में इंजॉय कीजिए। वो पार्टिकुलर रिलीजियस बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करना के फेवर में नहीं थे। वो कहते थे वी शॉट रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड। यहाँ पे जरूरी है
कि लिबरल्स ऐसे टाइम सारे रिलीजियस को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे थे जब जो सोसाइटी थे, यूरोपियन स्टेट्स थे, वो क्या थे, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो एक पार्टिकुलर रिलीजियस को फेवर करते थे, जैसे वन रिलीजन और अनदर, वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को फेवर किए जाते थे। जैसे स्पेशली जो ब्रिटेन क्या करता था, फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटेन जो इंग्लैंड के चर्च थे उसको फेवर किया करता था। ऑस्ट्रिया स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च, और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च को फेवर क्या करते थे। मतलब लिबरल्स ऐसे टाइम सभी रिलीजियस को लेकर साथ चल रहे थे जिस टाइम पे जो यूरोप के लोग थे वो अलग अलग चर्च के बेसिस पे बटे थे। जैसे हम जानते हैं अलग अलग, हाँ मीन्स हमारे हिंदू या फिर मुस्लिम्स में भी अलग अलग डिवाइडेशन होता है, उसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में भी डिवाइडेशन एग्जिस्ट करता है जो चर्च के बेसिस पे होता है। ब्रिटेन क्या करता था, इंग्लैंड के चर्च को फेवर करता था, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन आपके कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। और साथ में लिबरल्स कहते थे या फिर विरोध करते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, जो राजा के बेटे राजा, राजा के बेटे राजा, ये एक सीक्वेंस बना रहता है, इस तरीके से जो पावर मिलती है, इस पावर का वो क्या करते थे, अपोज कहते थे। उनको बाय बर्थ जो अनकाउंटेबल पावर्स मिल जाती हैं इन चीज़ों का लिबरल्स विरोध करते थे, अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो अलग अलग पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन के जो भी राइट्स हैं उसकी सुरक्षा करने आते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। जो राइट्स नहीं मिलते थे नॉर्मल कॉमन मैन को, उन राइट्स को ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव elected parliamentary government subject to a law interpreted by a well-trained judiciary that was implemented of rulers and officials। वो क्या कहते थे, एक ऐसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते थे जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और ये सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड जुडिशरी के मीडियम से आएंगे। और इसमें एक जुडिशरी होगी जो क्या होगी, रूलर्स और ऑफिसर्स से इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी वो चार्ज कर सकती है। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अभी तक हमने देखा तो हमको ये फील हो रहा होगा कि जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, लेकिन ये सडनली लाइन कह रही है कि कुछ भी हो, जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में जानते हैं कि जो हमारी वोटिंग सिस्टम के थ्रू आते हैं, हम वोट करते हैं और वो लीड करते हैं तो उसी को हम डेमोक्रेसी के अंडर में रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रीजन है बिहाइंड इट। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। अगर हम लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो लिबरल्स थे वो नहीं चाहते थे या फिर नहीं मानते थे कि हर एक पर्सन को, जो भी एडल्ट पर्सन है जिसको वोटिंग का राइट है, हमारी वोटिंग के क्राइटेरिया में आ रहा है, उसको वोट करना चाहिए। फिर किसको वोट करने के लिए वो करते थे, दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। दे ऑल्सो डू नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। ये सिर्फ मैन को वोट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन मैन में भी सभी मैन को नहीं, ऐसे मैन को जिसके पास प्रॉपर्टी हो, मीन्स प्रॉपर्टी होल्डर मैन को ये क्या करते थे, वोटिंग सिस्टम में इंक्लूड करते थे। और ना ही वो किसी भी फीमेल्स को वोटिंग सिस्टम के अंडर लाना चाहते थे। इसीलिए इन जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब रेडिकल्स की बात कर लीजिए। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country population. Many supported women's suffrageted movements. इसके विरोध में अगर हम देखें रेडिकल्स क्या चाहते थे, तो रेडिकल्स क्या करते थे, वो एक मेजॉरिटी बेसिस गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस कंट्री में जिस ग्रुप के मेंबर ज़्यादा होंगे, जिस पर्टिकुलर रिलीजन के मेंबर मेजॉरिटी में होंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। मैनी स्पॉट और बहुत सारे लोगों ने जो वुमेन के राइट्स थे उसके बाद में भी डिस्कस करना कोशिश किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी
फैक्ट्री ऑनर्स, और लिबरल्स के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्रीज के ओनर्स का भी अपोज किया। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे जैसे कि लिबरल्स हुआ करते थे, लेकिन वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पार्टिकुलर हैंड्स में उसका बहुत ज़्यादा होल्ड होना, उनके अगेंस्ट जाने की बात करते थे। मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं करते थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी उसके एक ही हैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होने से इनको प्रॉब्लम्स होती थी। अब कंजर्वेटिव्स क्या बात करते थे, लेट्स मूव टू इट। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव्स थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को अपोज करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू नीड फॉर द चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक कंजर्वेटिव्स किसी भी तरह के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इन्होंने अपनी सोच को बदला और चेंज के लिए एक्सेप्ट इन्होंने किया। अर्लियर इन द 18th century conservatives had been generally opposed the idea of change। 18th century तक ये सभी कंजर्वेटिव जो थे ये चेंज को बुरी तरह से क्या करते थे, डिनाई करते थे, मना करते थे, उसके अगेंस्ट रहते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मीन्स बाय द 19th century they that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and the change had to be brought about through a slow process। और 19th सेंचुरी तक इन बातों को माना गया। 19th सेंचुरी तक इन बातों को माना गया कि जो चेंज है वो होना चाहिए, लेकिन जो पास्ट है उसकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये सभी चीज़ों को धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू लाना चाहिए। सच ए डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटिकल चेंज क्लैश्ड ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस तरह की जो सोशल चेंज थी ये क्या हुए, सोशल और पॉलिटिकल बहुत उथल पुथल वाली कंडीशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम सामने आया। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट द रिवॉल्यूशन एंड द नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन in the 19th century helped define both the limits and the potential of these political tendencies। और अलग अलग कोशिश की गई इन रिवॉल्यूशन को सप्रेस करने के लिए, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोग आए और इस जो टाइप की पॉलिटिकल टेंडेंसी थी इसकी पावर, इसकी लिमिट्स सबको पता चली। ओके, थैंक यू, वेलकम, thank you all the students। We will see next topic 1.2 in our next video। Keep watching MD classes।